ऐसे ही का नाम एक मोदीवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। वक्त हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें, खबरों का विश्लेषण समझें, उससे पहले देखिए आप ऑन द शो आज कौन सी खबरें, कौन से बड़े मुद्दे मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, क्यों रद्द हो गई पेयू और बिल्डेस्क की डील, अंकटाड ने क्यों की भारत के जीडीपी अनुमान में बड़ी कटौती, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी कितनी टिकाऊ, कहां रह गया रबी फसलों का समर्थन मूल्य, कितने गहरे संकट में फंस गया क्रेडिट स्विस, और क्या पूरी तरह बंद होंगे ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म। ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी पेयू ने बिल्डेस्क को खरीदने की डील रद्द कर दी। ये डील 4.7 अरब डॉलर की थी। कंपटीशन कमीशन की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन डील को लेकर दोनों कंपनियों के बीच कुछ शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई, जिस वजह से पेयू की पेरेंट कंपनी पोरस एनवी ने डील रद्द करने की घोषणा की। पिछली साल ही बिल्डेस्क को खरीदने की घोषणा इस कंपनी की ओर से की गई थी। सर, पहला और सीधा सवाल, यह डील रद्द क्यों हो गई? शुभम, भारत के फिनटेक स्पेस में इससे बड़ी डील आज तक नहीं हुई थी फिनटेक कंपनियों के बीच में, और इसका अचानक होना जितनी बड़ी खबर थी, रद्द होना उतनी ही बड़ी खबर बनी और एक चौंकाने वाले घटनाक्रम के तरह आज लोगों के सामने आई। कंपनी ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, पर कंपनी ने यह जरूर कहा कि ये डील दोबारा इस पर काम नहीं हो रहा है, यानी रिवर्क नहीं की जा रही है। यानी कि ये पूरी डील जो कि बिल्डेस्क और पे फॉर यू के बीच में हुई थी, जिसमें कि प्रोसेस जो कंपनी प्रमुख निवेशक थी, उसने अपने आप को वापस ले लिया। दो बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। कंपनी ने स्पष्ट रूप से वजहों के बारे में नहीं बताया। ये कहा है कि ये फैसला बोर्ड में हुआ है कि अब हम इस डील पर आगे नहीं जाएंगे और दोबारा इस पर बात नहीं करेंगे। पहली बड़ी वजह बताई जा रही है कि दुनिया में जो टेक सेक्टर में मेल्टडाउन शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में तकनीकी कंपनियां अपना निवेश वापस खींच रही हैं, स्टार्टअप्स में निवेश घट रहा है और मंदी की आहट दिखाई दे रही है। उसे देखते हुए प्रोसेस और ने इस कंपनी में फिलहाल और इस डील में आगे जाने से मना कर दिया है। 4.7 अरब डॉलर की बड़ी रकम यहाँ दांव पर थी। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत में फिनटेक सेक्टर को लेकर जो रेगुलेशंस में लगातार बदलाव हो रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि सेबी, आरबीआई, ये सब मिलकर भारत की फिनटेक कंपनियों को नए नए तरीके के नियमों में बांध रहे हैं। अभी भी भारत में फिनटेक कंपनियों के रेवेन्यू मॉडल्स इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। वो कैसे कमाई करेंगी और भविष्य में उनकी कमाई के स्रोत क्या होंगे, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। हालांकि फिनटेक ट्रांजैक्शंस भारत में तेजी से बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दूसरी बड़ी वजह रही है शायद, जिसकी वजह से ये डील रद्द हुई है। और इस डील के रद्द होने के बाद काफी सनसनी है भारत के फिनटेक स्पेस में कि अब आने वाले समय में आगे क्या होगा। सर, ये डील तो रद्द हो गई, इसका असर बाकी फिनटेक कंपनियों पर भी पड़ेगा भारत की? अगर आप इसे दो तरह से देखें, इस डील के आने के साथ भारत में इस बात की संभावना थी कि कम से कम पेमेंट स्पेस में एक बड़ी मोनोपोली खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पे फॉर यू और बिल्डेस्क अपनी अपनी जगह देश की सबसे बड़ी कंपनियां थी। बिल्डेस्क काम करती थी सरकारी प्राइवेट कंपनियों के साथ पेमेंट्स के लिए, और पे फॉर यू का बड़ा कोलैबोरेशन था भारत के बैंकर्स और यूटिलिटीज के साथ में। अब कम से कम इस डील के नहीं होने से ये मोनोपोली की संभावनाएं तो खत्म हो गई हैं। हालांकि मोनोपोली का खतरा सीसीआई ने, भारत के कंपटीशन कमीशन ने नकार दिया था और इसे मंजूरी दे दी थी। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि भारत के फिनटेक स्पेस को लेकर अब आने वाले समय में और ज़्यादा सवाल जवाब होंगे और प्रश्न उठेंगे, क्योंकि भारत के फिनटेक स्पेस में संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, पर वास्तविकताएं उतनी प्रासंगिक नहीं दिखाई देती। आपको याद होगा मनी सेंट्रल के दर्शकों को कि हमने इकोनॉमिक कम में इस पर विस्तार से बात की थी कि भारत के इंटरनेट इकोनॉमी में संभावनाओं और वास्तविकताओं के बीच में एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शंस तेजी से बढ़ रहे हैं, पर यूपीआई कराने वाली फिनटेक कंपनियों के मुनाफों पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा, उनके मुनाफे सामने आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की तरफ से विस्तृत ब्यौरे का इंतजार है कि आखिर ये इतनी बड़ी संधि क्यों या इतनी बड़ी डील क्यों रद्द की गई, लेकिन फिनटेक स्पेस में काफ़ी खलबली है इस फैसले के बाद। दूसरी खबर उससे भी बड़ी, संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड ने भारत के जीडीपी ग्रोथ घटने का अनुमान लगाया है। संस्था की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 के दौरान भारत की ग्रोथ सिर्फ 5.7% रह जाएगी। अभी आपको याद होगा 2 ही दिन पहले रिजर्व बैंक का अनुमान आया था, जिसमें रिजर्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2022 के लिए 23 के लिए 7.7% रहने का अनुमान लगाया था। पहले 7.2% थी, उसमें कुछ कटौती करके 7% कर दिया, लेकिन यहां तो अनुमान केवल 5.7% का है।
हाल के दिनों में भारत की ग्रोथ को लेकर जितने अनुमान जारी हुए हैं उनमें अंकटाड का अनुमान सबसे छोटा है। आरबीआई की तरफ से मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी जो अनुमान आए वो 7% के आसपास के हैं। सर, इतना बड़ा कटौती क्यों कर दी अंकटाड ने? शुभम, ये सबसे चौंकाने वाला अनुमान है अभी तक ग्रोथ के आकलनों में, और इस हिसाब से भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 6% के नीचे आ सकती है। हालांकि हमें ध्यान रखना होगा कि अंकटाड का अनुमान कैलेंडर ईयर के लिए आता है, यानी जनवरी से दिसंबर के लिए आता है, और इस हिसाब से जनवरी दिसंबर की ग्रोथ का आकलन इसमें किया गया है। इसकी तुलना के तौर पर अगर हम लें तो मूडीज का एक आकलन और आता है जो साल के कैलेंडर के हिसाब से होता है, मतलब मार्च से मार्च नहीं बल्कि जनवरी से दिसंबर के बीच में होता है, और वहां मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर 7.7% आंकी थी। उसकी तुलना में ये बड़ी कटौती है। लेकिन अगर इस प्रोजेक्शन को हम अगले 3 महीनों के लिए और जोड़ दें, यानी कि भारत की पूरे 12 वर्ष के वित्त वर्ष के आधार पर माने, तो भी भारत की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे रहने की संभावना है। और इससे ज्यादा बड़ी और चिंता की बात यह है कि अंकटाड ने भारत के अगले साल के आर्थिक विकास दर के आकलन को और भी कम कर दिया। वहां पर वो 5% से नीचे चला गया है, यानी 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर प्री कोविड लेवल से भी पीछे चली जाएगी। कोविड में पहुंचने से पहले भारत की आर्थिक विकास दर जहां थी उससे और नीचे चली जाएगी। अंकटाड का यह आकलन काफी एग्रेसिव है, काफी आक्रामक है, और वो ये मान रहा है कि दुनिया में मंदी काफी गहरी होने वाली है और उस मंदी का असर दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। भारत उससे प्रभावित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। ये आकलन हमारी सामान्य अभी तक की जितनी चर्चाएं भारत में चल रही हैं भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर, उससे कहीं ज्यादा उल्टा और विपरीत है। सरकार का भी मानना है कि भारत में आर्थिक विकास दर पर असर पड़ेगा आने वाले समय में मंदी और महंगाई का, लेकिन इतनी अधिक गिरावट नहीं आएगी। रिजर्व बैंक ने हालांकि तेज कटौती की थी अपनी मौद्रिक नीति में, जब भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान में करीब 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी इस वित्त वर्ष के लिए की थी। अब इसके बाद शुभम एक बड़ी बहस यहां से शुरू होती है कि भारत की आर्थिक विकास दर 6% से ऊपर रहेगी, 7% से नीचे रहेगी, इसकी तो संभावना दिख रही, या वो 6% से नीचे भी खिसक सकती है। एक तरफ अंकटाड का अनुमान आया और इसी बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को लेकर हाल के दिनों में जो आंकड़े जारी हुए हैं वो भी सुस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं। सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तर पर रहा। एक्सपोर्ट में 3.5% की गिरावट देखने को मिली। महंगाई और सुस्ती का हवाला देते हुए कई एजेंसियां कंपनी के कमाई के अनुमान भी घटा रही हैं। सर, अंकटाड के अनुमान को देखकर, ये जो आंकड़े मैंने पढ़े इनको सुनकर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार और आरबीआई भी विकास दर में कमी करेंगी? सरकार और आरबीआई विकास दर के आकलन में, आरबीआई ने तो भारत के विकास दर के आकलन में करीब 20 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी। हमें याद रखना होगा कि हमने मनी सेंट्रल के चर्चा में बताया था कि अगले 2 तिमाही के आरबीआई के अनुमान 5% से कम के हैं, यानी रिजर्व बैंक के मान रहा है कि अगली 2 तिमाहियों में विकास दर के अनुमान और ज़्यादा खराब होंगे। पर जो हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आता है, जिसको कि हम तत्काल आने वाले आकलन कहते हैं, जिसमें कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के आंकड़े हमारे पास हर महीने आते हैं, टैक्स के आंकड़े सरकार के कलेक्शन के हर महीने आते हैं, ऑटोमोबाइल सेल्स के आंकड़े हर महीने आते हैं, वो आंकड़े हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में त्योहारी सीजन से पहले सुस्ती के पहुंच जाने के संकेत दे रहे हैं। सितंबर का PMI इसलिए महत्वपूर्ण है शुभम कि सितंबर तक भारत में जितना भी प्रोडक्शन फेस्टिवल के हिसाब से होना होता है वो पूरा हो चुका होता है, यानी फैक्ट्री आउटपुट तैयार हो चुका होता है कि सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में कितनी गाड़ियां बिकेंगी, कितना सामान बनेगा, और उसके बाद फिर वो 1 महीने या 15 दिन का समय लगता है सप्लाई चेन्स को एक्टिवेट करके सामानों को शोरूम तक त्योहारी खरीद के लिए पहुंचाने का। और सितंबर का PMI ये बता रहा है, अगर आप इसे संकेत के तौर पर माने, कि त्योहारी सीजन को लेकर जो दुविधा भारत में बनी हुई है कि क्या ये फेस्टिवल सीजन मंदी की संभावनाओं को कमजोर करेगा या मंदी की संभावनाओं को ताकत देगा, वो दुविधा हमारी इन आंकड़ों को देखकर और बढ़ जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आंकड़ा भारत में आया वो निर्यात के आंकड़े का आया। भारत के निर्यात में गिरावट आई। निर्यात में गिरावट भारतीय मुद्रा की कमजोरी के बावजूद आई। आमतौर पर रुपए की कमजोरी निर्यातकों के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि उनको बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा मिलती है। और यहाँ यह बहस अब और महत्वपूर्ण होती जा रही है कि रुपए की गिरावट के संदर्भ में जो तर्क दिया जाता है कि भारतीय मुद्रा अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की तुलना में मजबूत है, उस तर्क का एक दूसरा पहलू हमें सामने दिखाई दे रहा है कि चूंकि अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राएं भारत की तुलना में ज्यादा कमजोर है, तो उसका असर हमें भारत के निर्यात पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के निर्यात उन मुद्राओं की तुलना में या उन देशों की तुलना में नॉन कॉम्पिटिटिव या गैर प्रतिस्पर्धात्मक होते दिखाई दे रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट भारत का रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ा है और यह माना जा रहा है कि इस साल भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड लेवल पर रहेगा। और ये दोनों फैक्टर भारतीय विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और रुपए की कीमत पर आने वाले समय में दबाव बनता दिखाएंगे। हालांकि रुपए की कीमत में आज हमने थोड़ा सा सुधार देखा है, निचले स्तरों से रुपए में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी है।
अब समय हो गया मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गाड़ी है वो अब तक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, लेकिन इस बार ये गाड़ी लेट चल रही है, विलंब से चल रही है। क्या वजह है, बता रही है आपको मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। सितंबर बीत गया, रबी की बुआई शुरू होने वाली है। किसान भी तैयारी में लगे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। कायदा तो कहता है कि बुआई शुरू होने से 1 महीना पहले सरकार को समर्थन मूल्य घोषित कर देना चाहिए। पुराना ट्रेंड देखें तो सरकार ने सितंबर में ही रबी फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी थी। पिछले साल 8 सितंबर को ही सरकार ने गेहूं, सरसों और चने के साथ सभी रबी फसलों का एमएसपी घोषित कर दिया था। 2020 के दौरान भी सितंबर में ही समर्थन मूल्य की घोषणा हुई थी, लेकिन इस बार किसान इंतजार में हैं कि कब सरकार एमएसपी घोषित करे ताकि उसे देखकर फसल लगाने का फैसला किया जाए। पूर्व कृषि राज्य मंत्री सोमपाल शास्त्री का कहना है कि फसल बुआई से 1 महीना पहले फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करने की प्रथा 1986 से चल रही है। कुछ एक वर्षों को छोड़ दें तो अधिकतर सितंबर में ही रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, और अगर देरी हुई भी है तो वह कृषि लागत मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से हुई है। हालांकि इस बार किस वजह से एमएसपी घोषित करने में देरी हो रही है, ये साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता। समर्थन मूल्य तय करने के लिए सरकार A2+FL का फॉर्मूला लगाती है, यानी बीज, खाद, डीजल, कीटनाशक वगैरह की लागत में किसान की मजदूरी जोड़ी जाती है। जो कुल लागत बनती है उसको 50% बढ़ाकर एमएसपी घोषित होता है। समर्थन मूल्य घोषित करते समय फसल के बाजार भाव को भी देखा जाता है। रबी में पैदा होने वाली अधिकतर फसलों यानी गेहूं और सरसों का बाजार भाव पिछली बार के समर्थन मूल्य से काफी ऊपर चल रहा है। गेहूं का पिछला एमएसपी 2015 रुपए है और बाजार भाव 2500 रुपए के ऊपर। वहीं सरसों का पिछला एमएसपी 5050 रुपए है और बाजार भाव 6200 रुपए के ऊपर। अगर बाजार भाव की तुलना में एमएसपी तय होता है तो सरकार को गेहूं और सरसों के समर्थन मूल्य में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करनी होगी। लेकिन सरकार के सामने महंगाई को नियंत्रित रखने की चुनौती भी है, और शायद इसी गुणा भाग में इस बार रबी फसलों के एमएसपी की घोषणा में देरी हो रही है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, रबी फसलों का समर्थन मूल्य इस साल सरकार के लिए इतनी बड़ी दुविधा क्यों है? ये बड़ी दुविधा है, और कल शुभम हमने अपने स्तर से सरकार के प्रवक्ताओं से बात करके जानने की भी कोशिश की कि आखिर रबी का समर्थन मूल्य जो समय पर आ जाता था वो क्यों नहीं आया। आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया, पर जो जानकारी हमें मिल रही है उस हिसाब से ये समर्थन मूल्य इस साल का सबसे जटिल फैसला है जो सरकार को लेना है। एक तर्क ये भी आ रहा है कि सरकार एमएसपी की खरीद प्रक्रिया में कुछ बदलाव करना चाहती है, इसलिए भी इसे रोक रखा है। लेकिन अब विशुद्ध रूप से कीमतों की दृष्टि से देखें, सरकार नीतिगत स्तर पर क्या फैसला करेगी वो बाद में पता चलेगा। बाजार की मांग आपूर्ति की दृष्टि से, बाजार की कीमतों की दृष्टि से देखें तो सरकार के लिए इस साल गेहूं का या रबी फसलों का समर्थन मूल्य तय करना सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। पिछले साल का समर्थन मूल्य लगभग 2000 रुपए क्विंटल के आसपास था। बाजार में अभी गेहूं की कीमतें 2500 रुपए के आसपास चल रही हैं। सरकार कौन से स्तर पर आकर समर्थन मूल्य तय करेगी? अगर वो अगले साल के लिए समर्थन मूल्य को पिछले साल बाजार कीमतों को आधार बनाकर तय करती है तो 2500 या 2500 रुपए के आसपास उसके ऊपर होगा, और इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में रबी के समर्थन मूल्य में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, 25% के आसपास। और 25% की बढ़ोतरी होने का मतलब है कि सरकार की फूड सब्सिडी का बिल और एफसीआई पे बर्डन ज्यादा आएगा। और अगर उससे नीचे की कीमतें तय होती हैं तो क्या बाजार में सरकार को खरीद के लिए उतना अनाज मिल पाएगा? क्योंकि पिछले साल सरकार को चुनौती महसूस करनी पड़ी थी, क्योंकि खुले बाजार में अनाज की कीमतें बढ़ चुकी थी और सरकारी खरीद पर या सरकारी कांटे पर जहां पर गेहूं की खरीद होती वहां गेहूं नहीं पहुंचा था और सरकार को रबी की खरीद का समय आगे बढ़ाना पड़ा था। यह दुविधा सरकार के इस फैसले के भीतर हमें दिखाई देती है और इसमें देरी की वजह यह समझ में आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अभी भी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर और बहुत सारी गतिविधियों को लेकर कमोडिटी के प्राइसेस में उतनी तेज गिरावट नहीं आई, यानी गेहूं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा नहीं टूटी हैं, इसलिए भारत के खुले बाजार में गेहूं की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। सरकार के लिए तय करना आसान नहीं होगा कि क्या वो गेहूं की कीमतों का आधार पिछले साल का समर्थन मूल्य रखे या इस वक्त का बाजार मूल्य रखे। जो भी फैसला इस संदर्भ में होगा वो गेहूं की महंगाई को आने वाले समय में और ज्यादा ताकत देगा, और यही शायद वो दुविधा है जो समर्थन मूल्य को समय से आने से रोक रही है।
अमेरिकी डॉलर में ऊपरी स्तर से आई नरमी की वजह से कमोडिटी बाजार में कई कमोडिटी की कीमतें बढ़ी हैं एकदम। विदेशी बाजार में सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में चांदी का भाव 18% बढ़ चुका है। गोल्ड की कीमतों में 6% का उछाल आया है। फिलहाल विदेशी बाजार में चांदी का भाव $21 पे और सोने का भाव $1720 प्रति औंस के स्तर पर है। कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $90 के करीब पहुंच गया है, जबकि WTI पर क्रूड $84 प्रति बैरल के भाव पर बिक रहा है। ऊपरी स्तर से डॉलर में आई नरमी की वजह से कमोडिटी की कीमतों को सहारा मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स 111 के स्तर से नीचे आ गया, जो 28 सितंबर को 114 के स्तर से ऊपर था। सर, कच्चे तेल की कीमतों में आई ये तेजी कितनी टिकाऊ है, ये सवाल पूछने की वजह एक ओपेक की बैठक भी है। ओपेक की कल होने वाली बैठक महत्वपूर्ण है। जैसा हमने कल चर्चा भी की थी कि ओपेक की बैठक में इस बार रूस और ओपेक देश मिलकर उत्पादन में कटौती की संभावना बना रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण संकेत ओपेक की बैठक की तरफ जाते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिल रहा है वो ये, और जिसके कारण कल ओपेक की बैठक के नतीजे पर, वियना में हो रही बैठक के नतीजे पर सबकी दुनिया की निगाहें होंगी, वो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ओपेक देश अब इस परिस्थिति में, जबकि दुनिया में मंदी के चरण पड़ चुके हैं, मंदी के कदम पड़ चुके हैं और अगले 12 से 18 महीने दुनिया के अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को अलग अलग इंटेंसिटी की, अलग अलग तीव्रता की मंदी के बीच गुजारने होंगे, उस वक्त ओपेक के देश अपने लिए कौन सी तेल की कीमत को बेंचमार्क करने वाले हैं। अभी तक, इससे पहले तक हमें मानते थे कि ओपेक देश ये मानते थे कि $60 से $70 पर बैरल का जो लेवल है उस स्तर पर अगर कच्चा तेल रहता है तो उससे उनको भी नुकसान नहीं है, यानी उनकी अर्थव्यवस्थाओं को भी पर्याप्त सहारा मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक औसत कीमत ये मानी जाती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में ओपेक देश अपने इंटरनल बेंचमार्क को बढ़ाकर $85 और $90 तक ले जा सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का लंबा दौर हमें दिखाई देगा, यानी कीमतें फिर $80 के नीचे आने की गुंजाइश नहीं बनेगी, जो औसतन एक सहनीय स्तर $60 से $70 के बीच रहती थी। दूसरी और चीज हमें संकेत दिखाई दे रहा है कि ओपेक देशों के बीच में सऊदी अरब यह नहीं चाहता है कि उत्पादन में बढ़ोतरी जारी रखी जाए, क्योंकि ओपेक देश अपने उत्पादन का पूरा लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और जब उत्पादन में बढ़ोतरी की मांग आती है, कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए, कीमतों में तेजी को रोकने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा दबाव होता है सऊदी अरब पर। सऊदी अरब एक स्विंग प्रोड्यूसर है। सऊदी अरब अपनी उत्पादन क्षमता में तत्काल बढ़ोतरी कर सकता है, और सऊदी अरब चाहता है कि आने वाले समय के लिए उसकी उत्पादन क्षमता सुरक्षित रहे, और ओपेक के अन्य देश जो अपना कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी उसके सर पर ना है। और इस दृष्टि से भी कच्चे तेल के उत्पादन में के लक्ष्य में कटौती हो सकती है। अगर ये कटौती बड़ी होती है तो फिर हमें कच्चे तेल की कीमतों में एक और बड़ा तेजी का दौर और थोड़ा लंबा तेजी का दौर दिखाई देगा। स्विट्जरलैंड का दूसरा बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस अपनी खराब आर्थिक सेहत की वजह से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट के जानकार क्रेडिट स्विस को अमेरिकी बैंक लीमन ब्रदर्स से जोड़कर देख रहे हैं। 2008 की मंदी में लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया था। आर्थिक चुनौतियों की वजह से साल भर में क्रेडिट स्विस का मार्केट कैप 60% से ज़्यादा घट चुका है। अक्टूबर 2021 में इसकी मार्केट कैप $25 अरब के ऊपर होती थी, जो अब घटकर $10 अरब के करीब आ चुकी है। इस दौरान शेयर भाव जो है इस बैंक का वो 56% से ज़्यादा टूट चुका है, घटकर इस समय ये $4 के करीब है। सर, क्रेडिट स्विस का आखिर संकट है क्या? क्रेडिट स्विस में 3 तरीके का संकट है, और क्रेडिट स्विस को लेकर पूरी दुनिया के बाजारों में काफ़ी बेचैनी भी है। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो क्रेडिट स्विस के साथ पिछले 1 साल के दौरान हुई। पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि यूबीएस बैंक के साथ एक स्पाइंग स्कैंडल में क्रेडिट स्विस को शामिल पाया गया, और जिसमें क्रेडिट स्विस की भागीदारी पाई गई, और उसे लेकर क्रेडिट स्विस के खिलाफ आदेश जारी हुआ। दूसरा, एक माफिया गैंग को फिनांस करने के मामले में क्रेडिट स्विस काफ़ी विवाद में रहा यूरोप में, और अब ताजी घटनाक्रम जो शुरू हुए वो यूरोप में ब्याज दरें बढ़ने के कारण, बॉन्ड्स डिफॉल्ट के कारण शुरू हुए। आज क्रेडिट स्विस की जो स्थिति हमको बाजार में दिखाई दे रही है उसकी वैल्यू 10 आधी रह गई है। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि क्रेडिट स्विस के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में तेज रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये बताते हैं कि किसी बैंक के या किसी कंपनी के जब इनकी कीमत बढ़ती है तो ऐसा पता चलता है कि किसी कंपनी या बैंक के डिफॉल्ट होने का खतरा कितना ज़्यादा है, और यही वो बेचैनी है जिसके कारण पूरी दुनिया में एक किस्म से लीमन ब्रदर्स की वापसी का खतरा हमें दिखाई दे रहा है क्रेडिट स्विस के साथ। हालांकि क्रेडिट स्विस और लीमन ब्रदर्स की परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन क्रेडिट स्विस को लेकर बेचैनी है।
सबसे ऊपर क्रेडिट स्विस के प्रमुख ने अपने निवेशकों को, अपने कर्मचारियों को एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में संकेत भी दिया कि दबाव है, लेकिन उनका कहना है कि अगले 100 दिनों में वो बैंक को रिवाइव करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए नए सिरे से एक कार्यक्रम लेकर आएंगे। स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि बैंकिंग, किसी एक छोटे से बैंक का भी संकट में फंसना पूरी दुनिया में घबराहट की वजह इसलिए बनता है क्योंकि बैंक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। या तो वो निवेश कर रहे होते हैं या उनके प्रोडक्ट्स में, उनके बॉन्ड्स में लोगों का निवेश होता है। और इसलिए यूरोप का बाजार वैसे भी इस समय चौतरफा ऊर्जा की कीमतों के कारण, पाउंड की कमजोरी के कारण, यूरो की कमजोरी के कारण सहमा हुआ है। उस बीच यूरोप के सबसे बड़े और प्रमुख टॉप बैंक्स में एक क्रेडिट स्विस का संकट यूरोप पर मंडरा रहा है। सर, इसके लीमन होने की कितनी संभावना आपको दिखती है? क्या वाकई क्रेडिट स्विस लीमन जैसी स्थिति में पहुंच सकता है? क्रेडिट लीमन जैसी स्थिति में पहुंचने की संभावना शुभ थोड़ा सा कम दिखती है। उसकी दो वजह कि लीमन की क्राइसिस थोड़ा दूसरी परिस्थितियों में आई थी। ऐसा माना जा रहा है, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि क्रेडिट स्विस अगर डिफॉल्ट करता है या कोई बड़ा संकट आता है तो उसका बड़ा भूचाल हमें दुनिया में दिखाई देगा। लेकिन लीमन के समय दुनिया के रेगुलेटर्स ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं थे। उस समय वो अपने तरीके का पहला घटनाक्रम था और उस घटनाक्रम वो अचानक दुनिया पर फट पड़ा था। अब दुनिया के रेगुलेटर और बैंकर्स क्रेडिट स्विस की परिस्थितियों पर पिछले 1 साल से नजर रख रहे हैं और इसीलिए आज इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट स्विस के स्टॉक्स की कीमत जैसे जैसे गिरती जा रही है, उसके वैल्यूएशन जिस तरह से गिर रहे हैं, इसके साथ क्रेडिट स्विस के नतीजों पर, उनकी एसेट्स पर करीब से निगाहें रखी जा रही हैं। यह माना जा रहा है कि क्रेडिट स्विस के साथ डॉयचे बैंक भी किसी हद तक समस्या में आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी क्रेडिट स्विस के मैनेजमेंट ने इस बात का वादा किया है कि वो बैंक को उबारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बेचैनी और जो डर बाजार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछला घटनाक्रम लीमैन का पीछे है, इसलिए बाजार बुरी तरह सहमा हुआ है। क्रेडिट स्विस के घटनाक्रम पर हम करीब से नज़र रखेंगे और आपके पास लेकर आएंगे, क्योंकि ये यूरोपियन अर्थव्यवस्था की नई फॉल्ट लाइन या नई दरार है जो धीरे धीरे खुल रही है। और बैंकों की समस्याएं एकदम सामने खुलकर नहीं आती, इनमें लंबा समय लगता है। अगर क्रेडिट स्विस की ढलान को आप देखें तो 1 साल से क्रेडिट स्विस में कुछ ना कुछ समस्याएं लगातार चल रही हैं। यूके की नई सरकार बनने के बाद टैक्स कटौती का जो फैसला लिया गया था उसे सरकार ने वापस ले लिया है। 23 सितंबर को यूके की सरकार ने सालाना 1.5 लाख पाउंड कमाने वाले लोगों पर 45% टैक्स की कटौती की घोषणा की थी। टैक्स कटौती को नई सरकार का मिनी बजट बताया गया था, लेकिन इस घोषणा के बाद पाउंड में भारी गिरावट आई। साथ में अर्थव्यवस्था को लेकर कई चुनौतियां पैदा हो गईं। खुद यूके के वित्त मंत्री ने टैक्स कटौती को डिस्ट्रैक्शन बताया और सोमवार को इसे वापस लेने की घोषणा की। सर, सरकार को यह फैसला वापस क्यों लेना पड़ा? सरकार को ये फैसला लेना ही क्यों पड़ा, पूरे यूरोप में इस बात पर सवाल उठ रहा है। और ये एक किस्म से ब्रिटेन के इतिहास के लिए विंस्टन चर्चिल बाल्डविन मूवमेंट जैसा मूवमेंट दिखता है। इस पर हमने इस बार के किस्सों के सिक्के में विस्तार से चर्चा की, जो आपको बताएंगे। ऐसा लोग कह रहे हैं कि ब्रिटेन की या यूके की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने लगभग वही गलती की जो आज से 97 साल पहले विंस्टन चर्चिल ने वित्त मंत्री के तौर पर की थी। एक ऐसा फैसला जिसका कोई तुक तर्क नहीं था। अर्थव्यवस्था में दूसरी चुनौतियां थीं, लेकिन पार्टी ने सत्ता में आने के बाद राजनीतिक रूप से पूरी व्यवस्था को चौंकाने के लिए इस तरीके का फैसला लिया। फैसला ये था कि जो सुपर रिच लोग हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स की दर घटाई जाए, जबकि महंगाई और बेरोजगारी थी जो कि वास्तविकता से बिल्कुल अलग था। प्रॉपर्टी के खरीद पर टैक्स में कमी कर दी गई थी और सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो टैक्स लगाया जाता था कंपनियों पर, उसमें बढ़ोतरी भी रोकी गई थी। और इसने पूरे ब्रिटेन के मार्केट को हिला दिया। इस हद तक हिला दिया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को बाजार में दखल करना पड़ा और उसे बॉन्ड खरीदने पड़े। यानी एक तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड बाजार से पूंजी खींचकर महंगाई कम करने की कोशिश कर रहा था, दूसरे हाथ से उसे बाजार में और ज्यादा पाउंड छोड़ने पड़े। और इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार की साख बुरी तरह डैमेज हुई। नई सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिससे कि अर्थव्यवस्था में गहरा संकट दिखाई पड़ा और अब सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। लेकिन शुभम, इस फैसले से यूके की इकोनॉमी को, यूके की फाइनेंशियल मार्केट को और ब्रिटेन की करेंसी को काफ़ी डैमेज हो गया है, काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ है। सर, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब ये फैसला वापस हो गया, इससे पाउंड रिकवर कर पाएगा? पाउंड में हमने थोड़ी रिकवरी आज देखी यूरो के मुकाबले, लेकिन अभी पाउंड में उतनी बड़ी रिकवरी नहीं, क्योंकि पाउंड जो है वो दोहरी तिहरी चुनौतियों के बीच फंसा हुआ है। पहले तो पाउंड में गिरावट इसलिए आ रही थी क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत ऊंचाई पर था और पाउंड उसका असर दुनिया भर की मुद्राओं पर पड़ा था।
ब्रिटेन की अपनी इकोनॉमी मंदी में खिसक चुकी थी। ये बात बैंक ऑफ इंग्लैंड नई सरकार आने से पहले ही कह चुका था कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी में जा चुकी है, रिकॉर्ड महंगाई है, डबल डिजिट में महंगाई है ब्रिटेन की। इन सारी परिस्थितियों के बीच में सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम घोषित कर दिया जिसमें सरकार को और ज्यादा कर्ज लेने की जरूरत आन पड़ी। सारा वित्तीय संतुलन जो भी बना हुआ था वो भी सब ध्वस्त हो गया। तो वो दबाव जो अभी बने हुए वो खत्म नहीं हुए, केवल सरकार ने अपनी एक गलती सुधारी है। लेकिन अभी भी हमें आने वाले कुछ महीनों में पाउंड पर दबाव भी बना रहेगा, क्योंकि डॉलर की मजबूती आने वाले समय में लगातार जारी रहेगी। और दूसरी चीज है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेंगे मंदी से उबरने में, और तब तक हम यूके की करेंसी अच्छी परफॉर्मेंस की स्थिति में नहीं जाएगी। लेकिन आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में सरकार अपनी गलतियां सुधार कर बाजार में किस तरीके के नए सुधार लेकर आती है, यूके की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए क्या करती है, अब सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन को लेकर सख्ती की है। सोमवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से सभी टीवी चैनलों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ वेबसाइट को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन बैटिंग कराने वाले प्लेटफॉर्म या फिर उनके डमी प्लेटफॉर्म का विज्ञापन ना चलाएं। निर्देश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सरकार ने जून में ही ऑनलाइन बैटिंग कराने वाले प्लेटफॉर्म के विज्ञापन पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बाद भी बैटिंग प्लेटफॉर्म मिलते जुलते उनके डमी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन दिखा रही थी, जिनको लेकर सरकार ने अब सख्ती की है। सर, ऑनलाइन बैटिंग पर प्लेटफॉर्म पर सरकार को नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? ऑनलाइन बेटिंग को लेकर शुभ सरकार बुरी तरह कंफ्यूजन में है। अगर आप ध्यान दें कि सितंबर की शुरुआत में सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों को लेकर एक आदेश जारी किया था। खासतौर पर वो ऑनलाइन बेटिंग को रोकने का आदेश नहीं था, बल्कि इनके विज्ञापन ना दिखाने का आदेश था। और कंपनियों ने उसके बदले एक दूसरा रास्ता अपनाया और उन्होंने दूसरे नामों से, अलग अलग नामों से इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। एक कंपनी है 1in2bet करके, ये कंपनी रशिया में भी बैन है जहाँ से आती है। उसने एक दूसरे माध्यम से भारत में बेटिंग करना शुरू कर दिया, खासतौर पर क्रिकेट और बाकी सारी चीज़ों पर बेटिंग पर। फेयर प्ले, पारी मैच, बेटवे, वोल्फ 777 नाम की कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में इशारा भी किया है। इन कंपनियों ने भारत में आमतौर पर यह ऑनलाइन जुआ खेलने की प्रक्रिया चला रखी है। सरकार ये समझ नहीं पा रही है, क्योंकि भारत के कानून स्पष्ट नहीं, इस पर हम आगे बात करेंगे कि इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। सरकार इनके विज्ञापन रोकना चाहती है, और विज्ञापन रोकने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1 महीने के दौरान देश के अलग अलग राज्यों ने ऑनलाइन बेटिंग पर पाबंदी लगाई थी। तमिलनाडु की तरफ से एक फैसला आया था, बाकी जगह से भी फैसले आए थे। कानून में बड़ा पेच है। ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए भारत के पास ना तो नियम स्पष्ट है, ना तो टैक्स में नियम स्पष्ट है, ना बाकी जगह नियम स्पष्ट है। और अब स्थिति ये हो गई है कि कंपनियां अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयोजनों के साथ अब ये जो पूरे नियम है इनको किनारे करके के कई अलग अलग देशों के माध्यम से भारत में नेटवर्क में एक्सेस करती हैं और लोगों से ऑनलाइन बेटिंग कराती हैं। जो आंकड़े में बताते हैं शुभम, उस हिसाब से भारत के ऑनलाइन बेटिंग का बाजार लगभग इस समय डेलॉयट की एक रिपोर्ट है, और इन गेमिंग को कंपनियां फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम से दर्ज करती हैं। और यही वो कानून का पेच है कि इसे गैम्बलिंग माना जाए या फैंटेसी स्पोर्ट्स माना जाए, जो सरकार स्पष्ट नहीं करती। फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम से भारत का मौजूदा बाजार 2021 में डेलॉयट की रिपोर्ट है 34,600 करोड़ रुपए का। इतना बड़ा बाजार है जो भारत में कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है। डेलॉयट की रिपोर्ट बताती है कि 38% की दर से बराबर बढ़ रहा है, और 2025 में 1,65,000 करोड़ रुपए का फैंटेसी गेम्स का मार्केट हो जाएगा। सर, क्या इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा? सरकार अभी तय नहीं कर पा रही। जैसे कि आप एक उदाहरण लें, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर ऑनलाइन बेटिंग से कोई पर्सन कमाई कर रहा है तो उसकी कमाई पर टैक्स कैसे लगेगा। अगर आप इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से देखें तो इनकम टैक्स का कानून गैम्बलिंग को अलग प्रक्रिया में रखता है, और गैम्बलिंग के ऊपर टैक्सेशन के नियम है। एक अलग से धारा है गैम्बलिंग को लेकर, जिसके तहत 30% टैक्स लगता है। लेकिन जब आप किसी ऑनलाइन गेम से पैसा कमा रहे होते हैं तो वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में चला जाता है। सरकार स्पष्ट नहीं करती है, इनकम टैक्स स्पष्ट नहीं करता कि ऑनलाइन गेमिंग से मिलने वाला पैसा भी जुए जैसी स्थिति में हो सकता है। और ये अर्निंग्स पर टीडीएस डिडक्शन होगा कि नहीं होगा इसको लेकर भी अलग अलग नियम है। हमने एक तरफ देखा कि सरकार कंपनियों से ये कह रही है कि वो विज्ञापन ना करें,
राज्य सरकारें ऑनलाइन गेम बेटिंग पर प्रतिबंध लगा रही हैं, दूसरी तरफ जीएसटी ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों को टैक्स के नोटिस भेज रहा है, यानी किसी न किसी तरह से यह प्रक्रिया लीगलाइज्ड तौर पर चल रही है। और इस वजह से, इस कंफ्यूजन के कारण भारत में यह कारोबार अपना नाम रूप बदल कर आता रहता है। जैसे ही एक कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, और ये काम हमने भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो डिजिटल लेंडिंग के तौर पर देखें उसमें भी हमने देखा, तो वही काम हमें यहां भी होता दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने पिछले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में एक बार में यह संकेत भी दिए हैं कि वो एक रेगुलेटर बनाना चाहती है, जिस रेगुलेटर के जरिए ऑनलाइन गेम्स को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ बुनियादी परिभाषाओं का सवाल है, ये जुआ है या खेल है? जुए से होने वाली कमाई जुए के इनकम टैक्स के जुए के दायरे में आती है, सामान्य खेल है? फैंटेसी गेम्स को जुआ माना जाए या ना माना जाए? इस तरीके के बुनियादी सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पा रही। और ये परिस्थिति हमने कम से कम 2 और क्षेत्रों में भारत में इससे पहले देखी। हमने क्रिप्टो में ऐसी ही स्थिति देखी, कोई रेगुलेशन नहीं था, लोगों ने पैसे लगाए और उनके पैसे डूब गए। डिजिटल लेंडिंग एप्स के दौर में भी हमने ऐसी परिस्थिति देखी कि कंपनियां आई, उन्होंने लोन बांटने शुरू किया और उसके बाद लोग उन लोन के ट्रैप में फंस गए। और अब तीसरा ये बड़ी चुनौती ऑनलाइन गेम्स के साथ आ रही है। सर, ये बैटिंग एप्स का चाइना कनेक्शन क्या है? एक चाइना कनेक्शन भी इसके साथ आ रहा है। अभी जब हाल में हमने देखा था कि भारत में जो कंपनियां, चीन की मोबाइल कंपनियां काम कर रही थी, उनके ऊपर ईडी ने बड़ी रेड्स की थी, और उन रेड्स के जरिए ये समझने की कोशिश की थी, जानने की कोशिश की थी कि इन डिजिटल लेंडिंग कंपनियों के कामकाज कैसे होते हैं। और वहाँ पर उसमें भी हमें ये पता चला था कि भारत में सिर्फ डिजिटल लेंडिंग का काम नहीं कर रही थी चाइनीज़ कंपनियाँ, बल्कि चाइनीज़ कंपनियाँ बेटिंग और डेटिंग के बहुत सारे ऐप्स भी रन कर रही हैं। जो रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को ईडी की तरफ से भेजी गई, उस हिसाब से ये पता चला कि इन कंपनियों ने रेवेन्यू, बेटिंग कंपनी का रेवेन्यू 1300 करोड़ से ऊपर का है। यानी ये पैसा चीन की कंपनियां दुनिया के अलग अलग देशों में के जरिए भारत में तरह तरह के गेम्स पे बेट करा रही हैं, और वो पैसा ट्रांसफ़र होकर चाइना जा रहा है। ये बात भी ईडी ने अपनी ताज़ी रिपोर्ट में पाई है। वो रिपोर्ट या वो जांच जो डिजिटल लेंडिंग के संदर्भ में हुई है। और ये क्षेत्र ऐसा है जहां सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। सरकार का फोकस केवल इसके विज्ञापन रोकने तक है। कोशिश, जरूरत यह है कि या तो ऑनलाइन गेमिंग्स को, बेटिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, या इसके नियम पूरी तरह से स्पष्ट किए जाएं। और वहीं पर अभी एक बड़ा गैप या बहुत क्रिटिकल गैप दिखाई देता है। बिल्कुल, और इसको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश है, केवल विज्ञापन रोकने से काम नहीं चलेगा। ये था हमारा आज का मनी सेंटर। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव, अपने सवाल हमको जरूर भेजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। जाते जाते एक जरूरी सूचना, अगली मुलाकात आपसे कल नहीं परसों होगी, यानी कि गुरुवार को। कल दशहरे की छुट्टी है, ऑफिस नहीं आएंगे हम, और परसों आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर मनी सेंट्रल में जरूर आएंगे अंशुमान जी के साथ। उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। क्या होगी वो खबर, जानने के लिए गुरुवार को जुड़ना ना भूलिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।